पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माँ पापा ने मेरा ब्याह तय कर दिया। कुछ ही महीनों में अपने पति अजय संग शादी रचाकर मैं ठाकुर परिवार की बड़ी बहू बन अपने ससुराल आ गई। मेरे पति की सरकारी नौकरी थी। उनके परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें और एक छोटा भाई थे। शादी के बाद भरा पूरा परिवार और उनका स्नेह सम्मान पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरे पति अजय का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, परंतु मैं जब भी उनसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की बात करती तो वो मुस्कुराकर कहते, कर लेना भाई, बस मेरी बहनों की शादी हो जाने दो, उसके बाद आराम से पढ़ते रहना। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गई थी, या यूँ कहें कि मैं अपने वर्तमान से संतुष्ट हो गई थी। बीतते समय के बाद हमें 2 बच्चों के माता पिता बन गए थे। सासू माँ स्वभाव से अच्छी थी तो बच्चों को पालने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। जब हमारी बिटिया स्कूल जाने लगी तब मेरे अंदर आगे पढ़ने की इच्छा फिर से हिलोरे मारने लगी। मैंने अजय के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। सुनकर वे कहने लगे, अरे अब हमारे 2 बच्चे हो गए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसे में तुम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रख सकती हो? अरे तो माँ जी हैं ना हमारे बच्चों को देखने के लिए, और वे अपने पोते पोती से कितना प्यार करती हैं। बस उन्हीं के सहारे मेरी नैया भी पार लग जाएगी। वैसे भी 24 घंटे तो मैं बाहर नहीं रहूँगी ना। मेरा यकीन मानिए, मैं घर बाहर दोनों जगह अच्छे से संभाल लूँगी। अजय की बातों का मैंने जवाब दिया। मानता हूँ कि हमारे बच्चों से मेरी माँ बहुत प्यार करती है, पर अधिक उम्र हो जाने के कारण वे बच्चों के पीछे ज़्यादा दौड़ भाग तो नहीं कर सकती ना। ऐसे में घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अजय ने मुझे समझाने की कोशिश की, तो क्या जो औरतें घर से बाहर जाकर काम करती हैं उनके बच्चे पलते नहीं या पढ़ाई नहीं करते? मैं भी उस दिन अजय की बात मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तुम बात क्यों नहीं समझती? तुम्हारे घर से बाहर जाने से हमारे बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ होगी। हमारी माँ ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना ही उनकी सोच आधुनिक है, तो सब कुछ अच्छे से संभालना उनके लिए मुश्किल होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप थी। बात का कोई हल ना निकलता देख अजय मुझे अपनी माँ के पास लेकर गए। तुम खुद माँ से पूछ लो, तुम्हारे घर से बाहर जाने से घर में दिक्कत होगी या नहीं। मेरे पति की बात सुनकर उनकी माँ ने कहा, हाँ हाँ, इसके घर से बाहर जाने से बिल्कुल दिक्कत होगी। उनकी बात सुनकर मेरे पति के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई और मेरा चेहरा उतर गया। मेरी आँखों में आंसू आ गए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माँ जी मुझे आगे पढ़ाई करने से मना कर देंगी। तभी अचानक माँ जी ने मेरे पति को घूर कर देखा और कहने लगी, बहू के घर से बाहर जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तुझे ज़रूरी होगी। जैसे वर्षों पहले मेरे बाहर निकलने पर तुम्हारे पापा और उनके घर वालों को हुई थी। मैं कम पढ़ी लिखी ज़रूर थी, पर घर बाहर सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। मैं बाज़ार से हरी सब्जियों के अलावा
ज़रूरी सामान भी ले आती थी। इस कारण तुम्हारे पापा को ऑफिस से आकर घर के बाकी काम के लिए बाहर भटकना भी नहीं पड़ता था। काम का बोझ हल्का हो जाने से वे बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन तुम्हारे पापा के बॉस की पत्नी हमसे मिलने हमारे घर आई थी। उन दिनों तुम्हारे दादा दादी भी गांव से यहाँ आए हुए थे। आप बहुत भाग्यवान हैं माँ जी, जो आपको उतनी होशियार बहू मिली। ये तो घर के काम के अलावा बाहर के ज़रूरी काम भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। बॉस की पत्नी से कभी कभी मेरी मुलाकात मार्केट में हो जाती थी, तो वे अक्सर तुम्हारे पापा से मेरी तारीफ़ किया करती। इसी क्रम में उन्होंने तुम्हारी दादी से मेरी तारीफ़ कर डाली। उनकी बात सुनकर तुम्हारी दादी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन उसके बाद मेरे परों को इस चतुराई से कुतर कर मुझे घर में कैद कर दिया गया कि मुझे कुछ पता ही ना चला। कुछ ही दिनों बाद गांव से तुम्हारे बड़े पापा के बेटे नमन भैया यहाँ हमारे साथ रहने चले आए थे। वे यहाँ रहकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करने लगे। अब बाहर का पूरा काम वही संभालने लगे थे। जब कभी मैं बाहर जाने की इच्छा भी जाहिर करती तो तुम्हारे पापा कहते, नमन के रहते तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, घर का पूरा काम करके तुम वैसे भी थक जाती हो, ऐसे में तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। तुम्हारी दादी भी तुम्हारे पापा की बातें सुन हाँ में हाँ मिलाया करती। वे भी अब ज़्यादातर हमारे साथ ही रहने लगी थी। मैं बेवकूफ़ तुम्हारे पापा और दादी की बातों में छुपी मंशा को ठीक से पहचान नहीं पाई। मैं तो यह सोचकर खुश रहा करती कि मुझे कितना अच्छा ससुराल और पति मिले हैं, जिन्हें मेरे आराम की इतनी ज़्यादा फिक्र है। इस तरह घर के काम निपटा कर मैं घर में ही खुश रहने लगी थी। कुछ समय बाद तुम भाई बहन बड़े होकर स्कूल जाने लगे। तुम्हारे नमन भैया की नौकरी भी दूसरे शहर में लग गई। तुम्हारी दादी भी इस संसार को अलविदा कह गई। ऐसे में मुझे घर में अकेले मन नहीं लगता था। उस समय मैंने तुम्हारे पापा से कहा भी था, मैं यूं ही घर में बैठकर बोर होती रहती हूँ, तो अब से बाहर के कुछ काम निपटा दिया करूँगी। ऐसे में आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और मुझे भी बाहर निकलकर अच्छा महसूस होगा। देखो भाई, इतने वर्षों में शहर काफ़ी बदल गया है और बहुत दिनों से आप अकेले कहीं गई भी नहीं हैं, तो ऐसे में आपका बाहर निकलना परेशानी को दावत देने जैसा है। आप यदा कदा हमारे पड़ोसियों के घर घूम लिया कीजिए, आपका मन बहल जाएगा। छुट्टी वाले दिन हम सब साथ में कहीं घूम लेंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इस प्रकार मैं तो सबकी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझ कर रह गई। इन बातों का असली मतलब मुझे तब समझ आया जब तुम्हारी बुआ जी ने मुझे कहा, भाभी जब आप बेटे की शादी करना तो बहू की लगाम को ढील मत देना। हमारी माँ कहा करती थी कि बहू को बेटे से आगे कभी नहीं निकलने देना चाहिए, नहीं तो बेटे को समाज में ज़्यादा इज्जत नहीं मिलेगी। यही तो वर्षों पहले मेरे साथ हुआ था। तुम्हारे पापा के बॉस की
पत्नी मेरी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी। मेरे गले में प्यार से फंदा डालकर घर में कैद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप मैं बेवकूफ़ अनपढ़ तुम लोगों के सोच से पिछड़ी हुई यही उपाधियां मुझे अपनी पति और बच्चों से मिली। मैं बहुत देर तक तुम्हारी और बहू की बातें सुन रही थी बेटा। मुझे तो लगा था कि हमारा दौर कुछ अलग था। हम औरतों को घर की चारदीवारी में कैद करना उस समय आम बात थी, पर तुम जो मुझ पर पिछड़ी सोच और कम पढ़ी लिखी होने का आरोप लगाकर अपनी पत्नी के पैरों में बेड़ियां पहना रहे हो, तुम्हें किस चीज़ का तमगा मिलना चाहिए? अरे अपनी मर्जी अपनी पत्नी के ऊपर मेरे बहाने थोप रहे। आखिरकार तुम किस युग में जी रहे हो? तुम तो खुद को आधुनिक कहते हो, पर तुम तो पिछड़ेपन में अपने पापा से भी आगे निकल गए। वर्तमान समय में जहां लड़कियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, वहीं तुम अपनी पत्नी को पढ़ाई करने से भी रोक रहे। कहीं तुम्हें भी तो यह डर नहीं सता रहा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे आगे निकल गई तो तुम्हारी इज्जत समाज में घट जाएगी? कहते हुए रो पड़ी थी सासू माँ। ओह कितना दर्द भरा हुआ था उनके मन के अंदर। उनके अंतमरण का दर्द सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। मेरे पति देव जिनके चेहरे पर अब तक विजयी मुस्कान थी, माँ की बात सुनकर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका था। अनजाने में मैं कितनी बड़ी भूल करता आ रहा था माँ। शायद पिताजी और दादी की संकीर्ण मानसिकता मेरे अंदर भी प्रवेश कर गई थी। मैं बड़ा होकर भी तुम्हारे अंदर छुपे दर्द को नहीं पहचान पाया। घर वालों की साजिश को हम बच्चे भी तुम्हारी आँखों से पहचान नहीं पाए। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो माँ। मैं अब तुम्हारे जीवन में ज़्यादा कुछ बदलाव तो नहीं ला सकता, पर कोशिश करूँगा कि आगे से तुम्हारी बहू पर किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं लगाऊं। मेरे पतिदेव भी यह सब कहते हुए भावुक हो गए थे। मुझसे क्या माफ़ी मांगता है बेटा? अपनी पत्नी की उन्नति में सहायक बन, तो शायद वह तुझे माफ़ कर पाए बेटा। औरत अपने मन का करती है तभी वह खुश रहकर अपने परिवार को अच्छे से संवार पाती है। एक औरत के मनोभावों को अच्छे से समझना उसके पति का दायित्व होता है। तभी उस औरत को अपने बच्चे और परिवार से मान सम्मान मिलता है। माँ जी की बातें सुनकर हमारे आँखों में आंसू भर आए थे। अब मेरी सासू माँ तो इस संसार को अलविदा कह चुकी है, पर उनके द्वारा व्यक्त किए उनकी मानसिक पीड़ा का मेरे पति पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं की पहल की वजह से मैं MA की डिग्री अर्जित कर पाई। सासू माँ के हल्के दर्द को सुनकर मुझ में भी बहुत बदलाव आया। मैं अब सुनती हूँ सबकी, लेकिन करती हूँ अपने मन की। उस दिन के बाद से मैंने अपने मन के साथ कभी समझौता नहीं किया और ना ही अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी रखा। हाँ, पतिदेव का पुरुष अहंकार कभी कभार ज़रूर फन उठा लेता है। तब मैं उनकी माँ की अथाह पीड़ा की याद दिलाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।